रेशम की डोर। सुबह की पहली किरण। जब अभी सूरज लालिमा बिखेर रहा होता और हवा में रातरानी की मदहोश करने वाली खुशबू घुल रही होती, तब अयोध्यापुर की संकरी गलियों में एक जानी पहचानी हलचल शुरू हो जाती थी। वरदान बाबू की किराना दुकान, राम सहाय जनरल स्टोर्स का पुराना लकड़ी का दरवाजा खुलने की चरमराहट उस शांत वातावरण में एक अलार्म जैसी थी। वरदान बाबू, जिनकी उम्र के आठ कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन आंखों में आज भी वही तेज और निश्चिंतता थी। दुकान के अंदर घुसते ही सबसे पहले अपनी छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति के आगे दिया जलाते। उनकी सांवली झुर्रीदार उंगलियां तेल की शीशी से रुई की बाती तक जाती और फिर माचिस की तीली की हल्की गंध धूप बत्ती की मीठी खुशबू में घुल मिल जाती। यह उनका दैनिक अनुष्ठान था, वर्षों से चला आ रहा। आज भी जब दुकान की पुरानी टूटी फूटी मेज पर अखबार फैला होता और चाय की दुकान से आई कड़क चाय की भाप उठ रही होती, एक चिर परिचित आवाज ने इस शांति को भंग किया। पिताजी, आज भी वही ब्रह्म मुहूर्त की साधना। यह आन्या थी, वरदान बाबू की इकलौती बेटी। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी, आंखों में सपनों की चमक और होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वह 20 साल की थी, दुबली पतली, लेकिन उसके भीतर एक अदम्य ऊर्जा और आत्मविश्वास था। वह अक्सर अपनी मां की साड़ी पहन लेती थी, पर उस पर आधुनिकता का हल्का सा स्पर्श, जैसे मोबाइल पकड़े हुए हाथों की उंगलियों पर नेल पॉलिश की चमक, साफ दिखता था। वरदान बाबू ने मुस्कुराकर देखा। क्या करूं बेटी, आदत पड़ गई है, और इस शांति में जो सुकून है वो दिन के शोरगुल में कहाँ। उन्होंने अपनी मुड़ी हुई लाठी को किनारे रखकर उसे प्यार से अपनी ओर खींचा। आन्या उनके बगल में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई और दोनों ने चुपचाप चाय की चुस्कियां लीं, जैसे शब्दों की उन्हें जरूरत ही न हो। उनकी चुप्पी में वर्षों का स्नेह और समझदारी घुली हुई थी। आन्या को शहर से दूर एक बड़े विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली थी। यह खबर वरदान बाबू को बताई थी तो उनकी आंखों में एक पल को खुशी और फिर गहरी उदासी छा गई थी। बड़ा शहर, बड़ी बातें। हमारी ये छोटी दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी बेटी, उन्होंने कहा था। उनकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी जो शायद विवशता की उपज थी। आन्या ने उनके झुर्रियों भये हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही, बस थोड़े दिनों का लिए पढ़ने के लिए। वरदान बाबू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा जैसे उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। वह जानते थे उनकी आन्या अब वह छोटी बच्ची नहीं रही जो रात को डरने पर उनकी चादर में छिप जाती थी। वह उड़ना चाहती थी और वह उसे रोक नहीं सकते थे। अयोध्यापुर की गलियों में आन्या के जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पड़ोसी, रिश्तेदार, ग्राहक, हर कोई अपनी राय दे रहा था। बेटी को इतना दूर भेजने की क्या जरूरत, शहर बिगड़ैल बना देता है बच्चों को। वरदान बाबू ने सब सुना, लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया। उनके लिए आन्या का जाना एक निजी दुख था, एक ऐसा घाव जिसे वे किसी के साथ साझा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। दुकान सुबह खुलती, शाम को बंद होती। लेकिन दुकान की कुर्सी पर बैठते हुए उनकी निगाहें अक्सर खाली दीवार पर टंगी आन्या की बचपन की तस्वीर पर टिक जाती थीं। वह तस्वीर जिसमें एक नन्ही आन्या अपने पिता की उंगली थामे नदी किनारे हंस रही थी। उस हंसी में अब भी उन्हें अपनी दुनिया का सबसे शुद्ध संगीत सुनाई देता था। आन्या जब जाने वाली थी तब अयोध्यापुर का छोटा रेलवे स्टेशन एक अजीब सी उदासी में डूबा हुआ था। पुरानी इमारत जिस पर काई जम चुकी थी और पटरी पर खड़ी धीमी चाल वाली पैसेंजर ट्रेन, दोनों ही कम इसी विदाई के गवाह बन रहे थे। वरदान बाबू ने आन्या का हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी हथेली ठंडी पड़ गई थी। अपना ध्यान रखना बेटी, खाना समय पर खाना, और हां, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। उनकी आवाज भर्रा गई थी। आन्या ने उन्हें कसकर गले लगा लिया था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर उसने उन्हें पलकों के पीछे छिपाने की कोशिश की। वह जानती थी अगर वह रो पड़ी तो उसके पिता का दिल और भारी हो जाएगा। ट्रेन की लंबी सीटी बजी और आन्या धीरे धीरे डिब्बे में चढ़ गई। खिड़की से उसने अपने पिता को देखा जो छोटे होते जा रहे थे, जब तक कि एक छोटे से बिंदु में सिमटकर गायब नहीं हो गए। शहर आन्या के लिए एक नया संसार था। गगनचुंबी इमारतें, कारों का अंतहीन शोर और लोगों की भागदौड़, सब कुछ इतना बड़ा और तेज था कि पहले कुछ दिन उसे घुटन महसूस हुई।
छात्रावास का कमरा छोटा था, लेकिन उसमें उसके सपनों के लिए पर्याप्त जगह थी। रात को जब सारे छात्र सो जाते तो वह अपनी किताबों में खो जाती। उसे पता था कि उसके पिता ने कितनी कुर्बानियां दी हैं उसे यहां भेजने के लिए। हर अक्षर, हर वाक्य उसे वरदान बाबू के सपनों की याद दिलाता था, जो उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में बोए थे। उसकी मेज पर एक कोने में वरदान बाबू की भेजी हुई एक छोटी हाथ से बनी गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वह उसे हर मुसीबत में हिम्मत देती थी। वरदान बाबू के दिन अब पहले से भी ज्यादा लंबे लगने लगे थे। दुकान में ग्राहक आते, सामान खरीदते और चले जाते। हर शाम दुकान बंद करने से पहले वह अपनी पुरानी डायरी निकालत और एक छोटा सा हिसाब लिखते। यह हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं होता था, बल्कि आन्या से हुई बातचीत का भी होता था। आज आन्या का फोन आया, कहा पहला टेस्ट अच्छा गया। खुश लग रही थी, या आज फोन नहीं आया, शायद व्यस्त होगी। इन पंक्तियों में उनके एकाकीपन और प्यार की गहरी छाप होती थी। कभी कभी चांदनी रात में वे दुकान के बाहर नीम के पेड़ का नीचे रखी अपनी पुरानी खटियां पर बैठ जाते। ठंडी हवा चलती और वे ऊपर अनगिनत तारों को देखते हुए आन्या के भविष्य की कल्पना करते, जो इन तारों जितना ही उज्जवल और विशाल था। एक दिन आन्या के लिए एक बड़ा मौका आया। उसे एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसने तुरंत वरदान बाबू को फोन किया, पिताजी, मुझे चुन लिया गया है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है। उसकी आवाज में उत्साह की लहर थी। वरदान बाबू ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर पहले तो गौरव की चमक आई, लेकिन फिर एक पल के लिए वह धुंधली हो गई। बहुत अच्छी बात है बेटी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में थकान थी, जो आन्या ने महसूस कर ली। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक हैं? आन्या ने पूछा। हाँ बेटी, बस थोड़ी तबीयत ढीली है। मौसम बदल रहा है ना। आन्या को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपनी तैयारी में व्यस्त हो गई। कुछ हफ्तों बाद प्रतियोगिता के अंतिम दौर से ठीक पहले आन्या को अयोध्यापुर से एक फोन आया। पड़ोस के शर्मा अंकल ने बताया कि वरदान बाबू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। बुखार बहुत तेज है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बेटी, तू एक बार आजा। आन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका सपना, उसका भविष्य, जिसके लिए उसने अथक मेहनत की थी। दूसरी तरफ उसका अकेला बीमार पिता। उसके भीतर एक भयानक द्वंद्व छिड़ गया। उसने अपने हाथों सर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे दुनिया के सारे फैसले उसी पल लेने हों। प्रतियोगिता कल सुबह थी। ट्रेन की टिकट बुक करने का समय भी नहीं था। क्या करे? पूरी रात आन्या ने ट्रेन की आवाजें और अपने पिता की कमजोर सांसों की कल्पना में काटी। सुबह हुई, सूरज निकला, पर आन्या के लिए वह रोशनी किसी अंधेरे से कम नहीं थी। उसने अपनी आंखें खोलीं। एक फैसला लेना था। एक पल को उसे लगा कि वह प्रतियोगिता में जाए, जीते और फिर अपने पिता को सबसे अच्छी चिकित्सा दिलाए। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, वह चेहरा जिस पर हमेशा उसके लिए असीम प्यार और त्याग की भावना दिखती थी। क्या यह जीत अपने पिता के बिना अधूरी नहीं होगी? क्या वह उनके अंतिम क्षणों में उनके पास नहीं होगी? अयोध्यापुर की सुबह ठंडी और उदास थी। वरदान बाबू अपनी दुकान के अंदर पुरानी आरपाई पर लेटे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। शर्मा अंकल और कुछ पड़ोसी उनका पास बैठे थे। चिंता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। तभी दुकान के पुराने दरवाजे से एक तेज धमक हुई और आन्या अंदर दाखिल हुई। उसके कपड़े धूल से सने था, बाल बिखरे हुए थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता और प्यार था। वह दिल्ली से पहली बस पकड़कर, फिर रास्ते में एक लोकल ट्रेन और उसके बाद पैदल चलकर आई थी। वरदान बाबू ने आंखें खोलीं। उनकी धुंधली निगाहों ने आन्या को पहचाना। उनके मुरझाए होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। आन्या बेटी, तू आ गई। उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दी। आन्या दौड़कर उनके पास गई, उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। उसने उनके माथे पर हाथ रखा, जो तप रहा था। शर्मा अंकल ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर को बुलाया है
पर दवाइयां काम नहीं कर रहीं। आन्या ने अपने पिता को पास बिठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और बचपन की एक लोरी गाने लगी। वह लोरी जिसके उसकी माँ गाया करती थी और उसके पिता अक्सर गुनगुनाते थे जब आन्या डर आती थी। उस पुरानी धुन में एक अजीब सी शक्ति थी। वरदान बाबू ने आंखें बंद कर लीं और उनके चेहरे पर एक शांति छा गई। उनकी सांसें थोड़ी धीमी हुईं। अगले कुछ दिन आन्या ने अपने पिता की देखभाल में लगा दी। उसने उन्हें दवाइयां दी, खिचड़ी खिलाई और उनके पास बैठकर बातें करती रही, अपने सपनों के बारे में, शहर के बारे में और कैसे वह हमेशा उनका साथ रहेगी। धीरे धीरे वरदान बाबू की तबीयत सुधरने लगी। एक शाम जब वे दुकान के बाहर नीम की छांव में बैठे थे, वरदान बाबू ने आन्या का हाथ थामा। बेटी, तूने अपनी प्रतियोगिता छोड़ दी है ना? उनकी आवाज अभी भी कमजोर थी, पर उसमें एक गहरी समझ थी। आन्या ने उनकी आंखों में देखा। जीतकर भी क्या करती पिताजी, जब आप ही खुश नहीं होते? वरदान बाबू ने एक लंबी सांस ली। नहीं बेटी, ऐसा मत सोच, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन पिताजी, आन्या ने कहा, यह सिर्फ मेरी खुशी नहीं थी, यह हमारा सपना था। आपने ही तो कहा था कि मुझे उड़ना चाहिए। वरदान बाबू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, कहा था और आज भी कहता हूं। लेकिन एक पेड़ को अपनी जड़ों से भी तो प्यार होता है बेटी। तूने वो प्यार दिखाया और मुझे लगता है कि यही असली जीत है। उन्होंने आन्या के सिर पर हाथ फेरा। लेकिन अब तू वापस जाएगी, अपन सपनों को पूरा करेगी। मैं अब ठीक हूं और अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुझे फोन करूंगा और तू अगले दिन वापस आएगी। उन्होंने शरारती आंखों से पूछा। आन्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। हाँ पिताजी, हमेशा। यह रेशम की डोर इतनी मजबूत है कि दूरियां इसे तोड़ नहीं सकती। कुछ हफ्तों बाद आन्या ने फिर शहर की ओर रुख किया। इस बार उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। उसे पता था कि उसका घर, उसके पिता उसके पीछे खड़े हैं, एक मजबूत उठ नींव की तरह। वह अब भी उड़ान भरेगी, लेकिन उसकी डोर कभी नहीं टूटेगी। क्यों? कि वह डोर रेशम की थी, नाजुक पर असीम शक्ति वाली, प्यार और विश्वास से बुनी है। उई। वरदान बाबू दुकान के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में इस बार उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत गौरव और संतुष्टि थी। उन्होंने हाथ हिलाया और आन्या ने भी पलटकर हाथ हिलाया। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं, एक नए उजले भविष्य का वादा करती हुई, जहां दूरियां सिर्फ एक पैमाना थीं, रिश्ते का अंत नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।